Good morning, students. Today we are going to continue our second chapter of Understanding Society, which is Social Order and Change in Rural and Urban Society. In last videos, we have discussed about the authority, power and other concepts. Today we will continue the forms of authority which were propounded or suggested by Max Weber. Since Max Weber is in your syllabi chapter 4 Western Sociologist, so it is very important for you to know about the types of authority which will you read later on also. So students, we have covered this topic, these topics. We have read about domination and today we are going to continue authority and later on we will read about all these concepts. So students, आ गए हैं हम चैप्टर 2 पर. एक बार ब्रीफ हम लोग रिवाइज कर लें कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है और कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं. इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. द क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मैं आपको पहले इनके बारे में बता चुकी हूँ. सोशल चेंज का मतलब क्या होता है ये हम चीज़ें जान चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज़ अ टास्क फॉर यू दैट you have to tell me about one feature of social change. आप मुझे सोशल चेंज का सिर्फ एक फीचर बता दो, जस्ट वन फीचर, और वो वन फीचर सिर्फ वन वर्ड में आएगा. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ सकती है. अगर आपको नहीं मालूम है तो पुराना वाला वीडियो वापस सुन लो, लेकिन हाँ आंसर ज़रूर करो. सोशल चेंज, बिलीफ और वैल्यू सिस्टम, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. और आगे जब अपन कंटिन्यू करते हैं, सो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ा था. इन्वायरमेंट कैसे सोशल चेंज को अफेक्ट करता है, और मैंने आपको मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जांपल दिया था कि मुस्लिम कम्युनिटी बुर्का क्यों वियर करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका सोसाइटी को अफेक्ट करता है, आपका इन्वायरमेंट. आफ्टर इन्वायरमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी. लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स, जिसमें मैंने बताया था कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वन मैन वन वैल्यू, डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो क्या चेंज आया? पहले राजा महाराजा रहा करते थे, राजा का बेटा राजा होगा. अब क्या चेंज आया? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही होगा जो कि लायक होगा. ठीक है, मूवी देखी होगी, याद आई होगी. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्कूल की ओर से ही मूवी देखने चले थे हम लोग. नेक्स्ट, कल्चर. कल्चर कैसे अफेक्ट करता है? कल्चर के 2 टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, एब्स्ट्रैक्ट कल्चर एंड मटेरियल कल्चर. लेटर ऑन स्टूडेंट्स, सोशल ऑर्डर के बारे में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एवरीडे लाइफ आपको बोरिंग लगती है. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं. एक्टिविटी में यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कई बार हमको स्टेबिलिटी बोरिंग लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चेंज कई बार अनवांटेड रहता है. स्टेबिलिटी की अपनी इम्पॉर्टेंस है. तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं वही अपना पुराना टॉपिक, विच इज़ अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या है? मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को डिफाइन किया है एज अ लेजिटिमेट पावर. एज अ लेजिटिमेट पावर. अब लेजिटिमेट का मतलब, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पावर तो क्या होता है? पावर का मतलब अपनी विल के हिसाब से दूसरों से काम करवाना, पावर रहता है. ठीक है, किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए कहा, आपका मन नहीं है, फिर भी आपको वो काम करना पड़ा, मतलब ही और शी इज़ पावरफुल. और अगर आप उनका काम नहीं करते हैं, मतलब वो पावरफुल नहीं हैं. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अपन एक बार रिवाइज करने के लिए ले लेते हैं. सुबह सो रहे हैं आप, मदर ने उठाया आपको, आप उठना नहीं चाहते थे, मदर ने आवाज़ लगाई, उठ जा, नहीं उठे. मदर ने 2-3 आवाज़ें और लगाई, आप नहीं उठे. ठीक है, आप नहीं उठे. मदर ने तो काम करवाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? आप उठे या नहीं? आप नहीं उठे. जब आप दूसरों के हिसाब से काम नहीं करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी मदर क्या रहेगी? मदर रहेगी पावरलेस. अब मम्मी ने आपको उठाना बंद कर दिया, थोड़ी ही देर में पापा की आवाज़ आई. पापा ने जैसे ही आपको आवाज़ दी, आप जल्दी से उठ के खड़े हो गए, यस पापा. तो पापा क्या हुए? पापा हुए
पावरफुल। क्यों पावरफुल हुए? क्योंकि आपका काम करने का या फिर उठने का मन नहीं था, लेकिन आपकी विल के अगेंस्ट आपके फादर ने आपको उठा दिया। मतलब पापा तो हुए पावरफुल और मम्मी क्या रही? मम्मी रही पावरलेस। आ गई बात समझ में? पावर की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी थी कि पावर हर जगह यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, पावर कैन बी यूजफुल एट एवरीवेयर। आप हर कहीं पावर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देर आर टू फॉर्म्स ऑफ पावर, लीगल एंड इलीगल। स्टूडेंट्स अच्छे से समझें बहुत आप पावर। अब पावर की टू टाइप्स हैं, एक तो लीगल, एक है इलीगल। ठीक है, एक लीगल एक इलीगल। तो जो लीगल फॉर्म ऑफ पावर है ना, अगर मान लो मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी, तो आप अथॉरिटी को कह सकते हैं दैट लीगल फॉर्म ऑफ पावर इज नोन एज अथॉरिटी। पावर का जो लीगल यूज़ है ना, वो अथॉरिटी कहलाता है। और इसी लीगल से क्या वर्ड बना? लेजिटिमेट। लीगल, लेजिटिमेट। आ गई बात समझ में? लेकिन पावर का एक दूसरा टाइप भी होता है विच इज़ इलीगल। ख़त्म। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब अपन लीगल पावर की बात करते हैं, लीगल पावर विच इज़ अथॉरिटी, अथॉरिटी को आप लीगल पावर भी कह सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपनी खुद की डेफिनेशंस भी आप बनाना सीखें। मैक्स वेबर ने कहा, अच्छी बात है वो समझने के लिए है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी कुछ और लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते रहें। आपको एक रैशनल और एक लॉजिकल डेफिनेशन क्रिएट करना आनी चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने किया लीगल पावर। ठीक है, लीगल पावर क्या है? अथॉरिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अथॉरिटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं अथॉरिटी की? हम लोगों ने कहा था पावर कैन बी यूजफुल और पावर कैन बी यूज्ड एट एवरीवेयर। आप पावर को हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। पापा घर पे हैं तो भी आपको डरा धमका सकते हैं, आपसे अपनी बात मनवा सकते हैं। और आप कहीं देखो चौपाटी पे पापा को दिख गए दोस्तों के साथ यूं ही घूमते फिरते हुए, तो पापा वहाँ पर भी सेम पावर यूज़ करके आपकी विल के अगेंस्ट अपना काम करवा सकते हैं। एक पापा ने आंख दिखाई और आप तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो पापा अपनी पावर कहाँ दिखा सकते हैं? हर कहीं। तो पावर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ पावर एट एवरीवेयर, हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लीगल पावर है ना, लीगल फॉर्म ऑफ पावर मीन्स अथॉरिटी, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन उसकी ये है कि ये लीगल फॉर्म ऑफ पावर जो है वो हर कहीं यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। उसका एक सर्टेन जुरिस्डिक्शन रहता है और आप उस वहीं पर ही उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाहर आप उस पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन का मतलब आप यूँ समझ लें, एक एरिया समझ लो। ठीक है, लीगल पावर का अपना एक एरिया होता है और उसके बाहर आप पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी पावर वहाँ पर यूज़लेस होती है। वो आपकी लीगल पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अथॉरिटी की, वो अथॉरिटी वहाँ काम ही नहीं आती है। ठीक है, वो अथॉरिटी वहाँ काम नहीं आएगी। हाइपोथेटिकली मैं आपको बताऊँ, एक जज हैं, ठीक है, तो ये मान लो ये कोर्ट है, इन्होंने भी कोर्ट का ही एग्जाम्पल लिया है, स्कूल टीचर का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे स्कूल टीचर, ये पैसेज आप पढ़ें एक बार। स्कूल टीचर ऑल एक्सरसाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ देयर जॉब। दिस अथॉरिटी इज explicitly provided to them by their official job description. There are written documents। ये तो इसकी नेचर में आ गई। लेकिन एक बात आप यूँ समझ लें, कोर्ट ले लें, टीचर ले लें, कुछ भी ले लें, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जब आप स्कूल में आते हैं, दिस इज़ योर स्कूल, स्कूल में आप हैं और यहाँ पे अथॉरिटी किसकी चलेगी? टीचर की चलेगी। ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी चलेगी टीचर की। तो आप जब तक स्कूल में हैं तब तक टीचर की अथॉरिटी काम करेगी। कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, चुप रहो, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, नीचे बैठ जाओ, टीचर आपको डायरेक्ट कर सकता है। एंड यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ योर टीचर।
आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। आप क्लास में हो और मैंने आपको कहा खड़े हो जाओ, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका मन नहीं खड़े होने का, नहीं होंगे मैडम खड़े, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप मना करते नहीं हम खड़े नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। मैं कहना इतनी सी बात चाह रही हूँ कि आप अपनी विल के अगेंस्ट भी स्कूल में जब कह दिया खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, बोलो मत, आपको बात माननी पड़ेगी। टीचर कहता है ना कई बार बात मत करो, और आपको बात करने का बहुत मन कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको चुप रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी, टीचर जो कि अथॉरिटी होल्ड करता है, वो आपको कह रहा है कि मत बोलो, इसलिए उसकी बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन ये अथॉरिटी कहाँ तक लिमिटेड है? दिस अथॉरिटी इज लिमिटेड ओनली टू द स्कूल प्रेमाइसेस। यहीं तक ही वो आपकी अथॉरिटी लिमिटेड है। जैसे ही स्कूल के बाहर निकले, भले आप हुटिंग करो, आपको कुछ कह नहीं सकते कोई। आपको स्कूल के बाहर निकलते ही आप किसी से बात करो, नॉन स्टॉप 2 घंटे तक बात करो, और टीचर कहता है कि मत करो, पहली बात तो टीचर कहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे टीचर की अथॉरिटी नहीं है। और अगर टीचर कहता भी है कि बोलो मत, 2 घंटे से बोल रहे हो स्कूल के बाहर आके, तो भी आप उनकी बात नहीं मानने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं, और इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ है अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ आपने जैसे ही कोई मस्ती की स्कूल प्रेमाइसिस में, आपको मिलेगा पनिशमेंट। बाहर जाके कुछ भी करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्कूल की जो अथॉरिटी है, वो जब तक आप स्कूल के अंदर हैं तब तक आप ऑब्लाइज्ड हैं उनकी बातें मानने के लिए। जैसे ही आपने स्कूल के बाहर अपने पैर रखे, और वैसे ही स्कूल की सारी अथॉरिटी आप पर से ख़त्म। फिर अथॉरिटी किसकी स्टार्ट होगी? फिर अथॉरिटी स्टार्ट होगी आपकी गवर्नमेंट की। अगर कुछ क्राइम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करेगी। घर पे जाओगे तो किसकी अथॉरिटी? फैमिली की अथॉरिटी। आ रही बात समझ में? कितनी सारी अथॉरिटीज़ हैं और सबका अपना अपना एक दायरा रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। मैं बहुत ब्रीफली आपको बताती जा रही हूँ अथॉरिटी क्या है और कैसी है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे द नेचर और फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। सबसे बड़ा स्टूडेंट्स फीचर ये रहता है अथॉरिटी का कि अथॉरिटी हमेशा रिटन होती है ना। यहाँ जैसे आप मेंशन कर रखा है यहाँ पे, देयर आर रिटन डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइंग देयर अथॉरिटी। तो जब मैं स्कूल अथॉरिटी की बात करती हूँ तो वो भी क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ रिटन अथॉरिटी। कहाँ रिटन है? स्कूल का जब फॉर्म भरा था तब आपके भी साइन हुए थे, आपके पेरेंट्स के साइन हुए थे, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। उन टर्म्स एंड कंडीशन में वही लिखा हुआ होता है कि स्कूल की अथॉरिटी कहाँ तक है, और ये कौन परमिट कर रहा है, अथॉरिटी कौन दे रहा है? आप खुद, आपके साइन करके, द कैंडिडेट एंड द पेरेंट, दोनों साइन करके अपनी अथॉरिटी हैंड ओवर कर रहे हैं किसको? स्कूल को, ठीक है। तो अथॉरिटी कैसी होगी? अथॉरिटी रिटन होगी। और दूसरी बात है, द फैक्ट दैट दे हैव अथॉरिटी automatically implies that other members of society who have agreed to abide by its rules and regulations must obey this authority within its proper domain। अब इसका मतलब इतनी सी बात है स्टूडेंट्स कि अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होती है, उसके लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्कूल ने रूल बनाया कि कल से स्कूल का टाइम 7:30 रहता है, तो 7:30 आपको आना पड़ेगा। घर घर जाके उठाने नहीं जाएंगे आपको, बच्चों उठ जाओ, टाइम हो गया, 7:30 बजे स्कूल भी आना है आपको, वो नहीं होगा, ठीक है। जबकि देखो डिफरेंस ये है कि पावर के लिए तो है ना खुद को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। पावर के लिए जब आपको उठाना था, पापा को अपनी पावर शो करनी थी, देखो मम्मी से ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ, तो पापा ने आपको आवाज़ लगाई, मतलब उन्होंने एफर्ट किया। अथॉरिटी के लिए कोई एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अथॉरिटी जब लिख दिया उस पर पेपर पे कि आपका ये टाइमिंग रहेगा, नोटिस बोर्ड पे लग गया कि ये टाइमिंग रहेगा, देन यू हैव टू कम ऑन टाइम। आपको उठाने नहीं आएंगे हम लोग बार बार, और आपको उसको ऑबे करना पड़ेगा। एक कोर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और पुलिसमैन का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है।
सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ। लॉ क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि देयर विल बी अ लॉ, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, इसको लेकर अगर अपन थोड़ा सी डिस्कस करें। पावर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर, लीगल पावर, इलीगल पावर। ठीक है, इलीगल पावर तो अनलॉफुल होगी, ठीक है, अनलॉफुल होगी ना, वो अनलॉफुल यूज़ कर रहे हैं। लीगल पावर, अब लीगल पावर जहाँ लिख रखा था ना रिटन डॉक्यूमेंट, आप देखो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ो, इसलिए मैंने आपको कहा कि यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, क्लियरिटी मिलेगी। जो चीज़ यहाँ पे लिख रखी है रिटन डॉक्यूमेंट कि कैसे मिली, कहाँ अथॉरिटी मेंशन होगी कि किसके पास क्या क्या अथॉरिटी होंगी, एक टीचर के पास क्या अथॉरिटी होगी, स्वीपर के पास क्या होगी, प्रिंसिपल के पास क्या होगी, और मैनेजमेंट के पास क्या अथॉरिटीज़ होंगी। ये सब कोई मुंह से बोली नहीं जाती बातें कि हमारे पास ये अथॉरिटी है, ये वेल सेटल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें होती हैं। अब जब मैं कहती हूँ वेल डॉक्यूमेंटेड ये सारी चीज़ें, तो जो वेल डॉक्यूमेंटेशन है ना स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंसीडर एज लॉ। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी अभी तक, डोमिनेशन जिसको पावर कहा था हम लोगों ने, अथॉरिटी पढ़ ली। अब अथॉरिटी का जो एक फीचर है रिटन डॉक्यूमेंट, ये रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? लॉ। आ गई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे लॉ के लिए। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन लॉ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ लॉ? कई बार हम कहते तो हैं ये लॉ है, ये लॉफुल है, वो अनलॉफुल है, लॉ करनी है किसी को, तो लॉ है क्या, लॉ का मतलब क्या है? देयर इज अ सिंपल एंड क्लियर कट मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ कंसिस्ट एवरी रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डर विच इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर। बहुत क्लियर कट मीनिंग है स्टूडेंट्स। एक्चुअली चीज़ों को बिखेर बिखेर के बताना तो ईजी बात है, हम कुछ भी लिखते जाएं, कुछ भी लिखते जाएं, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम आप जब भी अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें एक वर्ड लिमिट आती है, आंसर दिस क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। कभी भी आप RAS, IPS, ये एग्ज़ाम, IAS, इन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। ये क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखते हैं तो उसमें लिखी आती है वर्ड लिमिट, क्लियर कट वर्ड लिमिट। और इवन बच्चों RAS का एग्ज़ाम जो होता है उसमें तो बस आपको स्पेस दे दिया, दिस, ये बस इस एक पेज में आपको 10 मार्क्स का आंसर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? हमको तो बहुत ज़्यादा लिखने की आदत है। इसलिए अपनी जो भी डेफिनेशंस हैं, अपने जो आंसर्स हैं, उनको कंसाइज करके टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। तो टू द पॉइंट मीनिंग of law will be every rule, regulation, order which is passed by legislature is known as law। तो आपको लॉ के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एब्रीविएशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, ठीक है, RRO, ठीक है, विच इज़ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। तो जो इस लेजिटिमेसी, लीगल, लॉ, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये देखो आप यहाँ पे लेजिटिमेसी लिख रखा है, ठीक है। लेजिटिमेसी में से ही हमने क्रिएट करा लीगल, और लीगल में से हमने क्रिएट करा लॉ, और लॉ में से फिर हमने क्या बनाया? RRO, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स विच आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होती है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारी पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर इन्होंने कुछ भी बनाया है तो वो लेजिटिमेट होगा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट, हमारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन्होंने अगर कुछ भी बनाया है, लिखा है, कहा है, तो वो सबसे बड़ी बात तो लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट होगा इसलिए वो लीगल होगा, और लीगल है इसलिए वो लॉ होगा। आगे की बात समझ में? नाउ वी आर मूविंग ऑन द फीचर्स ऑफ लॉ। लॉ के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक्चुअली कई बार क्या कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है। तो लॉ के कुछ फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन देखते हैं। क्या है? पहला लॉ का फीचर है
इट इज़ मैंडेटरी फॉर लॉ टू बी रिटन। लॉ हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। अनरिटन लॉ कभी काम नहीं करता है। यहाँ पे भी बात की ना रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब इस पूरी डेफिनेशन ऑफ लॉ इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज मेड बाय, पास्ड बाय और रिटन बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, लॉ क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज RO रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डर विच इज पास्ड बाय, रिटन बाय और मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लॉ की जो हमने वन वर्ड मीनिंग देखा था ना रिटन डॉक्यूमेंट, तो उसके वन वर्ड में क्या आ रहा है? रिटन। तो लॉ की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फिर फर्स्ट फीचर क्या होगा? इट विल बी रिटन। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटेटिव लॉ। द नेचर ऑफ लॉ इज अथॉरिटेटिव। आप यहाँ पे देखेंगे अथॉरिटी, आ रही बात समझ में? लॉ अथॉरिटेटिव होता है, मतलब लॉ आपको मानना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर विल। चाहो ना चाहो लॉ की बात तो माननी आपको पड़ेगी। कैसे बात माननी पड़ेगी? हेलमेट लगाने का देखो भी मेरा तो मन नहीं करता, गर्ल्स का तो स्पेशली करता नहीं होगा, इतने रेडी होके आती हैं तो कैसे हेलमेट लगाने का मन करेगा, लेकिन क्योंकि लॉ है तो उनको हेलमेट लगाना पड़ेगा अगेंस्ट देयर विल। आ गई बात समझ में? तो लॉ के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो आपके विल के अकॉर्डिंग जो उसने कहा है वो आपसे मनवा के रहेगा वो लॉ, आप चाहो या नहीं चाहो। आगे बढ़ते हैं। फाइनल पॉइंट ऑफ लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल रहता है। ठीक है, उसके लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि किसी के लिए लॉ अलग होगा, आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग। नहीं, लॉ सबके लिए सेम रहेगा, सेम कम्युनिटी के लिए। मैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट का लॉ इक्वली आप पे इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे नहीं कि रोल नंबर 1 पे एक लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है और रोल नंबर 10 पे सेकेंड। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर अथॉरिटी का अपना एक खुद का ही एक एरिया रहता है, जुरिस्डिक्शन रहता है। ठीक है, इस बात को ही डिफाइन करता है आपका ये वाला पैसेज। जज जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपने कोर्ट के अंदर ही जज है। आउटसाइड द कोर्ट रूम, आप इस चीज़ को पढ़ें, आउटसाइड द कोर्ट रूम द जज इज सपोज टू बी लाइक एनी अदर सिटीजन। पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। टीचर के बारे में भी दे रखा है, द टीचर हैज़ अथॉरिटी ओवर हर हिज प्यूपिल्स इन द क्लासरूम। ठीक है, तो हर अथॉरिटी का अपना एक खुद का दायरा रहता है और वो वहीं पर ही वर्क कर पाती है और उसके बाहर वो ज़्यादा वर्क कर नहीं पाती है। लेकिन हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस जिनकी अथॉरिटी अंदर और बाहर, आप कहीं भी रहें, हर जगह उनकी अथॉरिटी रहती है। लाइक गॉड, आप चाहे कहीं पर भी हो, गॉड की अथॉरिटी हमेशा आपके पास है। वैसे ही रिलीजियस मास्टर्स जो हैं उनकी अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा वाइड रहती है। ठीक है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किसी रिलीजियस मास्टर की अथॉरिटी कहाँ तक है। यू कैन नॉट डिफाइन द jurisdiction or the area of authority of any religious master। कोई आसाराम बापू को मानते हैं, कोई बाबा रामपाल, जो ये मानते थे लोग। ठीक है, उनकी अथॉरिटी कितनी वाइड थी आप सबको मालूम है। आप जिन भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजियस मास्टर को मानते हैं, उनकी अथॉरिटी हर बार आपके साथ चलती है। चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हों, हर बार उनकी अथॉरिटी काम आती है और चल जाती है। कई बार कुछ लोग भी ऐसे होती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ रेपुटेड स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, और कुछ इंटेलेक्चुअल मतलब होशियार लोग भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोग, तो उनकी अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा वाइड रहती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। ये पैराग्राफ स्टूडेंट्स डिस्कस करता है। दिस पैराग्राफ, पहले वाला तो अथॉरिटी का एरिया और जुरिस्डिक्शन की बात करता था। ये पैराग्राफ जो है बेसिकली बात कर रहा है द नेचर ऑफ लॉ की, जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, कोडिफाइड होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, हर जगह पर सब कुछ सारी चीज़ लिखी जानी चाहिए।
और लॉ क्रिएटेड थ्रू इट्स लेजिस्लेचर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को एक बार वापस पढ़ें। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि लॉ आपके ऊपर ऑब्लाइज्ड होता ही है और आपको उस लॉ को मानना पड़ता ही है। देखो, लॉ का एक कैरेक्टर, नेचर क्या है? लॉ का सबसे बड़ा नेचर है कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। इट इज़ यूजुअली रिटन डाउन एंड देयर आर लॉज दैट स्पेसिफाई हाउ लॉज आर टू बी मेड और चेंज, कैसे बदला जा सकता है, कैसे नहीं बदल सकते हैं अपन कानून को, वो चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ही था अपना लॉ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसे बदल सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है ना, अपनी मर्जी से थोड़ी यूँ ही कर सकते हैं। What is to be done if someone violate them, और लॉ को कोई वायलेट करता है तो उसका क्या करना चाहिए, सजाए मौत, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या कर सकते हैं अपन लॉ को वायलेट करने वालों का, उनके बारे में भी सब कुछ स्पेसिफिक मेंशन होता है। लॉ आप सबके लिए ऑब्लाइज्ड है, हेलमेट पहनना है मतलब पहनना है, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। आर्ग्यूमेंट देना है तो चालान काटने के बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट देते रहें, पहले चालान कटेगा, ठीक है। लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने कि लॉ का वायलेशन करना या फिर लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वालों को भी परमिशन दी है और एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट लाइक CAA। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये है तो क्या? एक्ट, मतलब ये एक लॉ है, कानून है। वैसे तो कानून सबको मानना चाहिए, लेकिन बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस वजह से इंडिया में इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भी परमिशन थी। और आपको मालूम होगा दिल्ली में कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे ड्यू टू दिस CAA। तो लॉ को मानना ज़रूरी है, मानना चाहिए हमेशा, लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, अगर वो लॉ गलत है तो आप श्योर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Students, the next topic is contestation, crime and violence। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। कंटेस्टेशन को कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। कंटेस्टेशन इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट चीज़ क्या है, मैं आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताती जाऊंगी और उसके बेस पे आप मालूम करते जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्राइम क्या है और वायलेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, द बेसिक फीचर ऑफ दिस कंटेस्टेशन मतलब कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की जो बेसिक फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ क्लैश। जब दो लोगों में क्लैश होगा तो आप उसको कहेंगे जब दो चीज़ें टकराएंगी, हम ठीक है, दो चीज़ें जब टकराएंगी, दोनों में क्लैश होगा, तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? कंटेस्टेशन, ठीक है, जिसको अपन झगड़ा कहते हैं ना कई बार। तो ये झगड़ा क्या है? ये झगड़ा है आपका कंटेस्टेशन। और ये कंटेस्टेशन, ये झगड़ा कब होता है? जब दो ओपोजिट चीज़ें टकराती हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने किसी को कहा मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए और उसने मुझे कहा मैं नहीं दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो मैंने मांगा, आई आस्क्ड, और उसने ही और शी डिनाइड, उसने मना कर दिया। मैंने मांगा, उसने मना कर दिया। तो दोनों ऑपोजिट चीज़ है ना, मैं कह रही हूँ दो, वो कह रहा नहीं देंगे, ठीक है। तो दोनों में क्योंकि टकराहट होगी, और ये टकराहट क्या कहलाती है? कंटेस्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट, और हिंदी में कहें तो झगड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब इस झगड़े की कारण क्या क्या हैं, क्यों होता है ये झगड़ा आखिर? सबसे बड़ा, ये देखिए आप यहाँ लिख रखा है एक छोटा सा वन वर्ड, कंटेस्टेशन इज यूज्ड हियर एज सिंपली अ वर्ड फॉर ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट। डिसएग्री करते हैं ना, किसी ने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, वहाँ क्या होगा? झगड़ा। मुझे आज स्कूल आना था, मैंने कहा मैं 9 बजे चलूँगी, मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं हम 9:30 चलेंगे, मैंने 9 कहा, उसने 9:30 कहा, दोनों के बीच में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट। वो मेरी बात ही नहीं मान रही, तो हम दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा। और यही डिसएग्रीमेंट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? यही डिसएग्रीमेंट कहलाता है आपका कंटेस्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है। अब इसकी क्या क्या, अब इसको डिसएग्रीमेंट को अपन और किस किस फॉर्म में जान सकते हैं, ये इसको आप डिसेंट भी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैं कहीं गलत कहने वाली नहीं हूँ, मीनिंग सबका सेम निकलने वाला है। अब देखें रीजंस। ये पैसेज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और कंटेस्टेशन के या फिर डिसेंट के कुछ रीजंस काउंट करवाता है। द फर्स्ट रीजन इज काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर की वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। लेट मी सी कि यहाँ पे पिक्चर अवेलेबल है या नहीं। पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल हियर। सो स्टूडेंट्स, काउंटर कल्चर क्या होता है, उसकी वजह से कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, उसको आप देखें एक बार। यूँ देखें कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनकी थिंकिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट। वी द यूथ, हमारी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट। तो उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग कहीं मैच ही नहीं करती हैं, और क्योंकि मैच नहीं करती हैं इस वजह से दोनों की बनती नहीं है, दोनों के बीच में क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, कंटेस्टेशन होता है। तो झगड़े या फिर कंटेस्टेशन का बड़ा रीज़न क्या है? काउंटर। काउंटर का मतलब विपरीत, अलग, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना विलोम, अलग, बिल्कुल अलग अलग। तो दो अलग अलग कल्चर जब एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होंगे? तब होगा क्लैश, झगड़ा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कल्चर की बात यूँ भी नहीं करें अपन, टू काउंटर कल्चर। आप जो है चाइनीज़ पसंद करते हैं, आपकी सिस्टर इंडियन पसंद करती है। मम्मी ने पूछा क्या बनाना है, एक डिश बताओ, सारी चीज़ें इतनी नहीं बनाऊंगी, उतना टाइम नहीं है मम्मी के पास। तो आपने कहा चाइनीज़ फूड, सिस्टर ने कहा इंडियन फूड। यहाँ क्या हुआ? काउंटर कल्चर हुआ ना, विलोम, विपरीत, अलग अलग, दोनों का अलग अलग यहाँ पे डिमांड्स हैं। आप कह रहे हो चाइनीज़ चाहिए, उसको इंडियन चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होगा? दोनों में होगा क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंटेस्टेशन। और यही क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट और कंटेस्टेशन जो है वो दोनों में झगड़ा कराएगा। आ गई बात समझ में? और दोनों बैठ के देखना, दोनों बहनें या फिर दोनों भाई बहन जो है वो नाराज़ होकर एक दूसरे से बैठ जाएंगे कि हमको हमारी पसंद का खाने को नहीं मिला। तो फर्स्ट रीज़न। अनदर रीज़न इज़ इट मे बी अगेंस्ट लॉ। कई बार जो ये कंटेस्टेशन है वो लॉ के अगेंस्ट हो जाता है। कंटेस्टेशन और लॉ दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो झगड़ा कर रहे हैं वो कई बार अनलॉफुल हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो कंटेस्टेशन जो है कई बार अनलॉफुल होता है और ये इसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हाँ, हर बार ये कंटेस्टेशन अनलॉफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको याद होगा, 10th में पढ़ाई होगा खैर आपने भी, जो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था ना, दांडी मार्च, दिस दांडी मार्च वॉज अनलॉफुल। आपको मालूम होगा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था दैट टाइम, दांडी मार्च के टाइम पे। तो दांडी मार्च क्या था? वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। गांधी जी कह रहे थे हम नमक बनाएंगे, अंग्रेज कह रहे थे नहीं बनाने देंगे। दोनों के बीच में हुआ कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्टेशन। बट दिस कंटेस्टेशन वॉज नॉट मॉरली इलीगल। अंग्रेजों की नज़र में तो ये गैर कानूनी है नमक बनाना। गांधी ने नमक बना के गैर कानूनी काम किया, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। लेकिन अगर मॉरली देखें ना हम लोग, एथिक्स क्या कहती हैं, वैल्यू क्या कहती है? वैल्यू ये कहती है कि हम देश के नागरिक हैं और हमें हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा पूरा हक बनता है। तो कई बार चीज़ें अनलॉफुल भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी की मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से सही होती हैं। इसके अलावा ये सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट एजेंडास रखती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट एजेंडा रखती है। मोदी जी कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे, जबकि कांग्रेस कहती है हम गरीबी घटाएंगे। दोनों की बातें अलग अलग हो सकती हैं, दोनों के एजेंडाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो एजेंडा डिफरेंट होना इलीगल। बिफोर आई एक्सप्लेन द हिडन और ओपन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैं आपको बता दूं एक बार, लीगल इलीगल की जो हम बात कर रहे थे ये आपके पूरे इस पैसेज में आती हैं। इसके बाद
आप वापस आगे बढ़ेंगे तो वापस उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रखा है और इसमें फ्रीडम मूवमेंट का एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर, और गांधी जी का जो एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्ट लॉ वाला दिया था वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और फाइनली यहाँ पे दे रखा है कि ये जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से कैसा है उसके बेस पर ही माना जाता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हिडन और ओपन दोनों तरीके का हो सकता है। तो इसको आप यूँ समझें कि आप हैं और आपकी क्लासमेट हैं, ए एंड बी दोनों में ही क्लैश है। क्लैश कैसे? ए कहता है कि उसको टॉप करना है, बी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको टॉप करना है, तो दोनों के जो मोटिव्स हैं वो एक दूसरे को हराने के या फिर खुद के टॉप करने के, दोनों में क्लैश होगा। ए कहेगा कि ये सीट तो मुझे चाहिए, बी कहेगा नहीं ये सीट मुझे चाहिए। कई बार दोनों में एकदम ओपन कंपटीशन होता है और खुल के एक दूसरे को बातें कहते हैं कि नहीं मुझे तो तुझसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर तैयारी तो करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो चलता है, कंटेस्टेशन तो चलता है, लेकिन वो ओपनली उस बात को बताते नहीं हैं, छुपाते रहते हैं, नहीं हम तो कुछ ही नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ही नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके मन में भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो ये है हिडन पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। So students, this is the end of this video. In next video we will continue about the crime and violence, और later on हम लोग पढ़ेंगे अर्बन और रूरल ऑर्डर के बारे में। ये जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ऊपर जो पैराग्राफ निकल चुके हैं वो क्राइम और वायलेंस के बारे में है। आगे आप देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी कंटिन्यू करेंगे सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेजेस, टाउन, सिटी, इन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट, प्रॉब्लम और इशू देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी वेरी डायरेक्टली। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहो, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि नेचर, मदर नेचर से अपने आप को कनेक्ट करो। और आज की डेट में हमको जो भी क्राइसिस स्टूडेंट से देखने को मिल रहा है ना, द रीज़न इज़ हमने अपने आप को मदर नेचर से बहुत ज़्यादा काट लिया है। मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, जो गैजेट्स हैं इनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को वर्चुअल बनाते हैं। आपकी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल दोनों के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है इसका। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी स्टडी को टाइम दें, बुक रीडिंग करते रहें। आप टेक्स्ट बुक जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उसको पढ़ते रहें, जो भी असाइनमेंट्स हम लोग देते हैं वो आप पूरे करते रहें। दिस इज़ रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।